स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के लॉजिकल रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियां, इसके बारे में है। और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड आंसर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। पहला सवाल है हमारा कि बर्ड फ्लू अगर प्रॉपरली कुक किया हुआ चिकन और एग है तो चांस क्या है कि वो पास ऑन होगा या इफेक्ट करेगा। तो बर्ड फ्लू आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस अगर प्रॉपरली कुक किया जा रहा है तो बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। लगभग 90 to 100 के आसपास ये वायरस मर जाता है। तो द चांसेस आर नेग्लिजिबल। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। Now moving to the next question. A group of animals which are related by descent and share similarities are referred to as they are। देखो उनका कोई ना कोई प्रजाति है जो सिमिलर है और कुछ सिमिलैरिटीज वो ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज ब्रीड। उनको हम ब्रीड बोलेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज। इनब्रीडिंग क्यों कराई जा रही है? इनब्रीडिंग मतलब कि एक जैसे ब्रीड वाले का बार बार फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। ठीक है, ये क्यों कराया जा रहा है? ताकि जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज हो सके। होमोजाइगस होंगे वो, जो भी चीजें हैं दोनों उनके पास सेम रह जाएगी। लेट से कि टॉल के लिए जो कैपिटल टी हम रख रहे हैं वो बार बार अगर सेम वैरायटी से कराई जाए तो धीरे धीरे कैपिटल टी एक साथ आते हुए चला जाएगा। जितना भी उसके बाद कुछ जनरेशंस बाद जितनी भी प्रोजेनीज बनेंगे वो बिल्कुल प्योर लाइन प्रोजेनीज होंगी। उसी को हम कहते हैं फॉर इंक्रीजिंग इन होमोजाइगोसिटी। वहां पे होमोजाइगोसिटी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वैरायटीज ऑफ। तो एनसीईआरटी में दे रखा है हमें इमेज सोनालिका का। ये देखो, ये दे रखा है सोनालिका का, और ये क्या है? दैट इज अ व्हीट। बोथ आर द व्हीट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंगल डिजीज। फंगल डिजीज नहीं है, कौन सा? दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। ये देखो किस तरीके से पत्तियां ये अजीब सी काली सी हो गई हैं। कैबेज वगैरह में बहुत ज्यादा होता है ये, एंड वी कैन प्रोमिनेंटली सी इट ऑन डेली बेसिस। हम हमेशा देख सकते हैं, इस तरीके के हमें दिख जाते हैं। दिस इज ब्लैक रॉट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी बर्ड्स आर फ्री ऑफ वायरस बिकॉज। दोनों क्यों है फ्री ऑफ वायरस? प्लांट है जो वायरस इन्फेक्टेड है, लेकिन बाकी दोनों क्यों नहीं है वायरस इन्फेक्टेड? क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेम में फास्ट होता है और जो रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो है। दोनों का जो रेट है, दोनों के रेट में डिफरेंट टाइम, मतलब कि टाइम डिफरेंस है, जिसकी वजह से वायरस उस वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल या एक्सिलरी बर्ड वाले पोजीशन पे है वहां पे नहीं रहता है। राइट, गॉट इट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेवरल साउथ इंडियन स्टेट राइज 2 to 3 क्रॉप्स एनुअली। 2 या 3 टाइप के चावल उगाते हैं वो। द एग्रोनॉमिक फीचर दैट मेक्स दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ अर्ली यील्डिंग ऑफ राइस वैरायटी। 3 महीने में अगर वो हार्वेस्ट कर लिया जा रहा है तो अगला 1 महीना छोड़ करके मिट्टी को वापस से खाद पानी डाल करके बढ़िया कर दिया और फिर से हम लगा सकते हैं उसमें। राइट, तो वो जो अर्ली पॉसिबल हो जा रहा है, मतलब कि जो भी राइस था उसको तैयार होने के लिए नॉर्मली चाहिए था 5 महीना, पर अब वो 3 महीने में तैयार हो जा रहा है। तो अभी भी 1 महीना 2 महीने का जो 2 महीने की लीड मिल रही है उसमें क्या हम 15-20 दिन या लेट से 20 डेज मिट्टी को वापस से रीजेनरेट करने के लिए छोड़ दिया हार्वेस्टिंग के बाद, एंड देन हमने वापस से सोइंग कर दी है। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन वुड अ शुगर केन फार्मर लुक फॉर शुगर केन क्रॉप। तो देखो शुगर केन को नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन शुगर केन को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी वैरायटी बनाई गई है शुगर केन की, एंड दैट हैज थिक स्टेम
लॉन्ग इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। वो इतनी सारी चीजें होंगी उसमें, तो ये सारी चीजें एक किसान को देखनी चाहिए। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर केमिकल। देखो फंजीसाइड्स लिखा हुआ है तो साफ सी बात है ये फंगस को मारने वाला है, और एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज करते ही हैं। तो किल ऑल द पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Use of certain chemicals and radiations to change the base sequence of genes of crops is termed as। चेंज कर रहे हैं जीन सीक्वेंस को, ठीक है, पहले कुछ और था अब उसको चेंज कर रहे हैं, रेडिएशन के थ्रू चेंज किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेशन में क्या होता है, बेस पेयर्स चेंज हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम म्यूटेशन ब्रीडिंग कह रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखो क्रॉप प्रोटेक्शन तो ये तो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट इंक्रीज करना है। ब्रीडिंग ब्रीडिंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रीड थोड़ी बन रहा है नया। बायो रिमेडिएशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमेडियल कोई चीज तो यूज हम कर नहीं रहे ना। देन एक ऑप्शन है हमारे पास बायो फोर्टिफिकेशन, और एक फोर्टिफिकेशन भी होता है। तो फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन में देखो क्या डिफरेंस होता है कि फोर्टिफाइड जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रोसेसिंग के दरमियान डाली जाती हैं, ठीक है, और जो बायो फोर्टिफिकेशन है ये जब पौधा लग रहा होता है उसी समय हम कोई चीज ऐड करते हैं, जा करके उनके जीन लेवल पे उनकी जो इंजीनियरिंग करते हैं उसको हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम 13 वाला देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे टोटीपोटेंशी वाला। 13 क्वेश्चन में दे रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में देखो पहले क्या होता है कि हमने सेल लिया है, उसके सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया है सेल्यूलेज और पेक्टिनेज की मदद से। सेल्यूलेज और पेक्टिनेज जो होता है ये एक एंजाइम है जो सेल्यूलोज का कॉम्पोजिशन है, सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक, डिसॉल्व कर दिया तो हमें मिल गया प्रोटोप्लास्ट, राइट, एंड देन फिर दो प्रोटोप्लास्ट को हमने जोड़ दिया एंड पीईजी एक सेल बना दिया। ठीक, दोनों को मिला करके एंड देन उनका न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और एक नया हाइब्रिड हमें सेल मिल गया, सोमैटिक हाइब्रिड सेल। तो पढ़ना शुरू करते हैं फिर हम स्टेटमेंट्स। प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम प्लांट आर फ्यूज्ड। सेम प्लांट के डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट को हम यूज कर रहे हैं, क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। देन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी फ्यूज्ड। यहाँ पे हम देखो पेरेंट बी प्रोटोप्लास्ट, पेरेंट ए प्रोटोप्लास्ट लिखा हुआ है, तो डिफरेंट स्पीशीज को यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देन थर्ड दे रखा है कि सेल को हम सेल्यूलेज और पैक्टिनेज से ट्रीट करते हैं, और ये मैंडेटरी है, बिल्कुल जरूरी है, तभी तो प्रोटोप्लास्ट निकलेगा बाहर। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि जो फ्यूजन है नया वाला जो भी सोमैटिक हाइब्रिड बन रहा है वो सही बन भी रहा है या नहीं। प्रोटोप्लाज्म का ही फ्यूजन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट। अब देखो यहाँ पे जो ये सेल फ्यूजन में बना हुआ है इसको हमें कैसे पता चलेगा किसने पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों में से किसी एक का ही कोई फीचर लिया है। यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला जो सेल है उसको देखने के बाद हम बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी, 2 and 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th वाला हमें टर्म बताना है टोटीपोटेंशी, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसी कैपेसिटी है। तो इसको देखें यदि तो पोटेंशी के हिसाब से हमारे पास 4 तरीके के सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंशी, प्लूरीपोटेंशी, मल्टीपोटेंशी एंड यूनिपोटेंशी। जैसा कि देखो नाम सजेस्ट कर रहा है यूनिपोटेंशी, सिर्फ एक तरीके के ये सेल्स बना सकते हैं। मल्टीपोटेंशी जो होते हैं ये अपने और अपने जैसे 2-3 और सेल्स को बना सकते हैं। ये प्लूरीपोटेंशी वो सेल होते हैं जो प्लासेंटा के बाद जितने भी सेल्स होते हैं उन सब को जनरेट कर सकते हैं। स्टेम सेल्स हैं, माइंड इट, ये स्टेम सेल्स के टाइप है। एंड देन वन इज टोटीपोटेंशी। टोटीपोटेंशी आर द सेल जो प्लासेंटा से लेकर के हर एक दूसरा सेल वो
रीजेनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है टोटिपोटेंसी क्या होता है। सेल्स टू जनरेट होल प्लांट, क्या ये है? एंड देन हमें दे रखा है एक बर्ड टू जनरेट होल प्लांट, सिर्फ बर्ड तो नहीं है, सीड टू जर्मिनेट, सीड भी नहीं है, सेल टू इनलार्ज इन साइज, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें यदि सेल टू जनरेट होल प्लांट, अभी मैंने बताया कि हम वहां पे पूरे प्लांट को कर सकते हैं। प्लांट एज इन की मैंने ये ह्यूमन के टर्म्स में बताया है आपको, उस तरीके से आप देख लो कि प्लासेंटा के साथ सारा का सारा जितना भी सेल है ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोमेयर से लेकर सब कुछ वो जेनरेट कर सकता है। जब उसने जेनरेट कर दिया तो पूरा एक प्लांट सेल, पूरा एक प्लांट जेनरेट हो जाएगा, राइट? So this is the correct answer. Now moving to the next question, एक्स प्लांट क्या होता है? तो एक्स प्लांट देखिए, तो ये देखो एक लीफ का स्ट्रक्चर है जहां पे से ऐसे निकाला गया, एक सेक्शन लिया गया है और कटिंग पोजीशन लगाया हुआ है। ये देखो ये क्या है, 8 पोजीशंस लगाए हुए हैं इसमें। तो ये 8 क्या है? दे आर एक्स प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो ये देखो, अवेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स, ये सबसे बड़ा एक कॉन्स्ट्रेंट है कि हम हर बार हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है और जो डिजायरेबल जीन है वो जितना हमें चाहिए उस अमाउंट में नहीं मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है? तो ये हमें तो पहले से पता है कि अमीनो एसिड है, लेकिन अमीनो एसिड में भी बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जिसमें बेसिकली 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं, दैट इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन बोथ आर essential amino acid and these are the structures. See, lysine and tryptophan, और ये एरोमेटिक भी है, see here, एरोमेटिक भी है, इसमें रिंग है। तो हम अगर सिर्फ ट्रिप्टोफैन की बात रहती तो हम एरोमेटिक अमीनो एसिड चुन सकते थे, पर यहाँ पे लाइसिन के साथ पूछा हुआ है तो हम ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। देन प्रोटीन तो ये है ही नहीं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रखा है हमें माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? तो माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो मीन्स छोटा, बिल्कुल छोटे से छोटे की बात हो रही है ना, तो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, उसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। टेस्ट ट्यूब बेबीज, वहां से रिलेट करने की कोशिश करो, ध्यान में आ जाएगा। टेस्ट ट्यूब में बेबी को फर्टिलाइज करा के और उस वाले प्लांट जो जाइगोट है अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो जिफ्ट बोलते हैं, अगर गैमीट्स को ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट बोलते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन करा करके और वापस से जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अभी हमने देखा है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, वो प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, जिसको कि सेल वॉल को हमने डिसॉल्व कर दिया एंजाइम, सेल्यूलेज और पैक्टिनीज से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना है तो क्या चाहिए? पैक्टिनीज और सेल्यूलेज दोनों चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, ये तुरंत क्वेश्चन एक बार में हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मराइन फिश? मराइन फिश इज हिल्सा, हिल्सा इज अ मराइन फिश। Now, moving to the next question, which one of the following product of apiculture is used in cosmetics and polish? देखो, एपीकल्चर याद कैसे रहेगा? एपिस इंडिका हनी बी को बोलते हैं, ठीक है? तो उन्हीं का जो कल्चर कर रहे हैं, उन्हीं के पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो कॉस्मेटिक में और पॉलिशेस में यूज हो रहा है, दैट इज वैक्स। जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं वो वैक्स यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, पॉलिशेस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 70%, more than 70% of livestock population is found in, that is found in India and China, both the countries. ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये एकदम एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन से जिसको उठा करके दिया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वे एकदम नॉर्मली हम बात करें तो 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, जिसकी हम बात इतनी ज्यादा कर रहे हैं, गिर गया उठ गया इतना कुछ हो गया, यही है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये भी एनसीईआरटी में जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऊपर में मिल जाएगा, आई बिलीव तीसरे पेज पे, इस चैप्टर के तीसरे पेज पे वो दिया हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, collection of alleles of genes of the crop plant is called, उसको हम क्या कहते हैं, that is called as alleles। हम कर रहे हैं जीन का एलील हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो that is called as germplasm collection। Now moving to the very short answer type questions। पहला सवाल दे रखा है कि millions of chicken were killed in Assam, Orissa, West Bengal, Maharashtra recently, what was the reason? रीजन था कि उनको बर्ड फ्लू हो गया था H5N1। मैंने नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन गामा रेज यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ? डिस्कस। नो, दैट रेडिएशन कैन नॉट बी सेड टू डायरेक्टली, कि हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, बिकॉज रेडिएशंस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होते हैं क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर के लिए, जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट में जो बना रहे हैं उससे हम बहुत 1000 वेराइटीज तो बना नहीं रहे हैं, थोड़ी सी वेराइटीज, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको हम आगे नॉर्मली कल्टीवेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना डिस्ट्रप्टिव वो होता है उतना डिस्ट्रप्टिव ट्रांसजेनिक प्लांट में नहीं होता है मैनिपुलेशन के बाद भी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, टू closely related animals are mated for few generation, it result in loss of fertility and vigor. Why is that so? Because of inbreeding depression, जिसको हम कह रहे हैं बार बार मेटिंग हो रही है सेम टाइप के, तो जो रेसेसिव एलिल्स हैं वो एक साथ आ गए हैं और उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट दिख रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। In the area of plant breeding, why is important only to preserve seeds of variety being cultivated, but also to preserve all its wild relative? Explain with the suitable examples. प्लांट ब्रीडिंग में हम सिर्फ जो हमारा डिजायरेबल सीड है उसके अलावा भी हम जो वाइल्ड वेराइटी रिलेटिव्स हैं उसको भी प्रिजर्व करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, इसलिए करते हैं ऐसा ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ हमें और चीजें चेंज करनी है तो हम उसको चेंज कर सकें। ठीक है, सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ जीन में भी कल्टिवेटेड वैरायटीज, जर्म प्लाज्म, और जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है वो बहुत टाइम लगता है करने में, तो अगर वो हमारे पास रहेगा तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल जीन्स रहेंगे तो जो चेंजेस हमें करने हैं वो हम कर सकते होंगे, इसी के लिए हम रखते हैं। आगे बढ़े। नेम अ मैनमेड सीरियल, ट्रेस इट्स डेवलपमेंट एंड विच वेयर इज इट यूज्ड। तो ट्रिटिकेल ह्यूमन मेड सीरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मैन मेड लिखा हुआ है, मैंने इसको ह्यूमन मेड पढ़ा है। जो भी टीम होती है वहां पे मेन और विमेन कौन है हम नहीं कह सकते हैं। दिस इज वाई इट इज प्रिफरेबल टू कॉल इट एज ह्यूमन मेड। माइंड इट, इट इज वन ऑफ द वेज टू रिस्पेक्ट बोथ द जेंडर्स, राइट। सो आते हैं सवाल पे। ट्रिटिकेल इज ह्यूमन मेड सीरियल, ह्यूमन मेड है, और ये कैसे बनता है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो नॉर्मल व्हीट है उससे और यूरोपियन राई जो है, इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तब ट्रिटिकेल बनता है, और वर्ल्ड में के कई जगहों पे ये व्हीट के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज भी किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, देखो टोमेटो सेल और पोटैटो सेल है, और इसको सेल वॉल डाइजेस्ट एंजाइम किया गया है, तो वो कौन सा होगा? सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज दोनों होगा। ठीक, फ्यूजन किया जा रहा है तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नाम क्या होगा? जो प्लांट का नाम है टोमेटो और पोटैटो को मिला करके बन गया पोमैटो। एंड जो टर्म यूज किया जाता है इस तरीके के प्लांट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमें दे रखे हैं, बहुत सारा टर्म दे रखा है, टर्मिनोलॉजी दे रखा है, और हमें इसका अप्रोप्रिएट जो भी स्टेटमेंट है उसके आगे लिखना है। पहला है मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड।
सेम ब्रीड में हम करा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, एक ही ब्रीड में कराना, इनब्रीडिंग। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड फॉर 4-6 जनरेशंस। लेट से कि काऊ की 2 वैरायटीज हैं और उनको हमने 6 to 8 जनरेशन और मे बी 4 जनरेशन तक बिल्कुल अलग अलग जगह पे रखा है। एक गांव में है, दूसरे दूसरे गांव में है, और उसके बाद दोनों को हमने मेट कराया, तो उस मेटिंग को हम क्या कहते हैं? दैट मेटिंग इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि 2 अलग अलग स्पीशीज की जब मेटिंग कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज से आई स्पेसिफिक। आगे दे रखा है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ब्रीड। अलग अलग ब्रीड से ही वो बिलोंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हिडन हंगर क्या होता है? हिडन हंगर एक बहुत अच्छा सवाल है जो कि हर बार लगभग कि यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक में भी ये सवाल पूछा जाता है हिडन हंगर के बारे में। तो हिडन हंगर क्या होता है? दैट इज कंजम्पशन ऑफ फूड डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। जो कंजम्पशन हो रहा है फूड का उसमें प्रोटीन और विटामिन की बहुत ज्यादा कमी है, पेट भर रहा है लेकिन वो जो जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देयर इज दिस सेरेलैक का एक एड है जहाँ पे कि पीछे में एक वॉइस ओवर जो ये कहता है कि पेट भरने में और न्यूट्रिएंट देने में बहुत ही डिफरेंट बात होती है। यही बात वही होती है कि पेट हम भर सकते हैं कुछ भी खा करके, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो अगर बॉडी को नहीं मिल रहा है तो बॉडी विल ऑलवेज बीन इन अ फूड डेफिसिट, और उस वाले पोजीशन को हम कहते हैं हिडन हंगर। Now, moving to the next question. Why are plant obtained by protoplast culture called somatic hybridization? उसको somatic hybrids क्यों बोलते हैं? Because they are isolated protoplast from 2 different varieties of plant and each having desirable characters. और somatic यूज किया जा रहा है, मतलब कि वहां पे जर्म सेल्स की यूज किए ही नहीं जा रहे हैं तो उनको सोमा सेल्स ही तो बोलते हैं हम। जो जर्म सेल के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम सोमा सेल बोलते हैं, तो उन्हीं सारे सोमा सेल्स को हम यूज करके बना रहे हैं ना ये। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन? इतना बार हमने देख लिया। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है? 2 प्रोटोप्लास्ट को हमने लिया है और दोनों को फ्यूज करा दिया है, उसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनता है। नाउ moving to the next question, why is it easier to culture meristem compared to permanent tissue? मेरिस्टेम डिवाइड करता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है ना, और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जो एबिलिटी होती है डिवाइडिंग कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है और उनका जो वॉल है वो भी बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। वहां पे डिकम्पोजिशंस आ जाते हैं वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल के। इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कल्चर करना बहुत आसान होता है। Now, moving to the next question, why are proteins synthesized from spirulina called single cell protein? Single cell जो SCP है, one of the major rising, thing in biological world। बहुत ही ज्यादा ये राइजिंग डिमांड में है ये, क्योंकि यहाँ तक कि SCP के टैबलेट्स यूज होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं यूनिवर्स में उनके लिए भी। चलो देखते हैं उनको हम SCP क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो स्पाइरुलिना है वो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर माइक्रोब है, तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है इसीलिए उसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है जिसको दाल से एलर्जी है, तो उसको कहा गया है स्पाइरुलिना डेली लेने के लिए। और ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच है, सब्स्टिट्यूट का काम करेगा पल्सेस के लिए। और इस स्पाइरुलिना में क्या होता है, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। साथ ही में बहुत सारे जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी होते हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर इज सिंपली एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स को कल्चर जब करते हैं हम एक साथ तब उसको हम कहते हैं एक्वाकल्चर। और बहुत सारे हैं एक्वाकल्चर वाले, जैसे श्रिम्प, ओयस्टर, शेलफिश, कैटफिश,
इन सबको हम एक्वाकल्चर के थ्रू ब्रीड कराते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वेटरनरी डॉक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म? क्या है उनका ड्यूटी? एक तो उनको सेफ, प्रॉपर सेफ कंडीशन एनिमल्स के लिए इंश्योर करना है, और साथ ही एनिमल्स को डिजीज फ्री भी रखना है, और उनका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट भी करना होता है। दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेटरनरी डॉक्टर्स। एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड हियर? आप ये सोच सकते हो कि अरे भाई वो डॉक्टर है, उसका तो काम ही है, वो करेगा ही। नहीं, वहां पे उसकी जवाबदेही नहीं है। जब इंसानों का कोई डॉक्टर है, वहां पे उसकी जवाबदेही है कि अगर ये इंसान मर गया या फिर इसको कुछ हो जाता है तो देयर इज समवन हु एम आई आंसरेबल, जहां पे जाके उसको जवाब देना है। लेकिन जानवरों के केस में नहीं है ऐसा, वो किसी को आंसरेबल नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं कि इसको ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और ये मर गया या मर गई, ये जो भी जानवर था। इंसानों के केस में ऐसा नहीं होता। उनके सेंटिमेंट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो किसी को बोल सकते हैं, घर परिवार कहीं पे बता सकते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से मेरी और ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, या डॉक्टर अच्छा नहीं है, जो भी कुछ है। वेटरनरी डॉक्टर्स को ये बताने के लिए कोई नहीं है ना। तो उनके ऊपर मोरल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वर्क करता है। इसी वजह से ये सवाल यहाँ रखा हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड इट बी रॉन्ग टू कॉल प्लांट ऑब्टेन थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन एज क्लोन्स? उनको क्लोन कहना गलत होगा? No, it is not wrong to call plant obtained from micropropagation as clones, because each of these plants will be genetically identical to each other. जो एक जैसे होंगे ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले, और पेरेंट प्लांट को ये मिलते जुलते होंगे, इसीलिए इनको हम क्लोन्स बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटिक और हाइब्रिडाइजेशन कैसे है डिफरेंट हाइब्रिड से? तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और जो हाइब्रिड है उसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन नहीं होता, क्रॉसिंग कराते हैं हम टू सेलेक्टेड पेरेंट्स का ऑफ ऑपोजिट सेक्स। दो ऑपोजिट सेक्स का हम कराते हैं फ्यूजन, तो हाइब्रिड जो बन रहा है, और एक में हम सेल्स का फ्यूजन करा रहे हैं अपनी मर्जी का, अपने हिसाब से जिस भी प्लांट को और जिस भी कैरेक्टर को हम चुन रहे हैं उसको हम करा रहे हैं प्लांट टिश्यू, उसको हम करा रहे हैं कल्चर, और फिर नया प्लांट बना रहे हैं। तो दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इमैस्कुलेशन एंड व्हाई एंड व्हेन इट इज डन? इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ स्टेमेंस, स्टेमेन का रिमूवल करते हैं। ये देखो चैप्टर 2 में ये फिर से था, जहाँ पे इमैस्कुलेशन बैगिंग की हमने बात की थी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात की थी, जब जहाँ पे वहां पे भी ये चीज आई थी कि जब हम हटा देते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट है फ्लावर में मौजूद, वहां पे अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो उस टाइम पे हम इमैस्कुलेशन कर देते हैं, और इमैस्कुलेशन करने के बाद जो स्टिग्मा होता है उसको हम बैग कर देते हैं। बैगिंग मतलब उसको ढक देते हैं, और फिर उसके बाद हम उस पे थर्ड स्टेप में हम उस पे कराते हैं अपने हिसाब से डिजायरेबल पॉलन ग्रेन का छिड़काव करते हैं। तब जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, और साथ में जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसको ब्रेक भी कर देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टू मेन लिमिटेशंस ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। इसके दो लिमिटेशंस क्या है? एक तो नंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड जीन रेजिस्टेंट जीन्स, आइडेंटिफाइड डिजीज रेजिस्टेंट जीन बहुत ज्यादा हम नहीं जानते हैं, और साथ में ये टीडियस और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। Continuously it is being done to 5 year to 6 year or maybe 10 years or maybe so on, and sometimes it doesn't happen at all. एक्सप्रेस ही नहीं होता जो चाहिए होता है, जो डिजायरेबल जीन है, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए वो एक्सप्रेस ही नहीं होता है। तो these are the two major limitations of plant hybridization program. Now moving to the next question, interspecific crosses are rare in nature and intergeneric crosses are almost unknown. Why? इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस क्यों कम है? क्योंकि देखो इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीशीज का हम क्रॉस करा रहे हैं, राइट। तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस सक्सेसफुल ही हो। जैसे कि पैंथेरा की बहुत सारी वेराइटीज को, मतलब लॉयन एंड टाइगर की बहुत सारी वेराइटीज को वापस से क्रॉस कराने की कोशिश की गई, लाइगर्स और अलग अलग वेराइटी बनाने की कोशिश की गई, बट दे डू नॉट वर्क एट ऑल।
इनफर्टाइल हो गए, या फिर जो फीमेल काउंटर पार्ट बना है वो कुछ और ही अजीब तरीके के उनका रेयर नेचर निकल गया, या कुछ भी ऐसा था जो कि आगे उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक सबसे सिर्फ अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज म्यूल। म्यूल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसके अलहदा हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं जानते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस का। एंड देन इंटर जेनेरिक क्रॉसेस ऑलमोस्ट अननोन क्यों है? क्योंकि नेवर, और मतलब कि ऐसा है ना कि जायगोट और एम्ब्रियो या तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो वो शायद सरवाइव भी ना करे। ऑलमोस्ट इनफर्टाइल स्टेराइल होते हैं ये। तो जब स्टेराइल है, इनफर्टाइल है, तो आगे बढ़ेगा कैसे जनरेशन? नहीं बढ़ेगा तो वहीं पे खत्म हो गया। तो इसी वजह से ये चीजें अननोन है। इंटरजेनरिक तो एटलीस्ट बिल्कुल अननोन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना है पीसी कल्चर में और एक्वा कल्चर में। देखो, पीसी कल्चर मतलब फिशेस का कल्चर, और एक्वा कल्चर मतलब कि लगभग जितने भी वाटर से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनका कल्चर करना। आप वीडियो को पॉज करके, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है हमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हम कहते हैं इनको। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका कि शॉर्ट हाई यील्डिंग वैरायटी व्हीट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, और राइस का भी इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन वाले और हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डिजायरेबल ट्रेट कैन मीन डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट प्लांट, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। डिजायरेबल ट्रेट बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में अगर हम, जैसे एक्सट्रीम सैलिनिटी है, नमक बहुत ज्यादा है, या ड्रॉट है, वैसे पौधे जैसे ज्वार बाजरा मेज है, इन सबको अगर हमें उगाना है तो यहाँ पे डिजायरेबल ट्रेट मतलब बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल से रिलेटेड चीजें चाहिए। फिर पैथोजेंस के अगेंस्ट चाहिए, जैसे कि मूंग बीन्स होता है, येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, यहाँ पे पैथोजेंस के रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करें तो वहाँ डिजायरेबल चीजें बदल गई। फिर जब हम एफिड्स और इन सब के अगेंस्ट काम करते हैं तो वहाँ पे डिजायरेबल चीजें बदल जाती हैं। इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट जो काम करते हैं वहाँ पे ट्रेट अलग बदल गया। फिर HYV, तो बहुत सा जो न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग अगर हमें चाहिए तो डिजायरेबल ट्रेट वहाँ पे फिर बदल गया, जो एटलस 66 है वो। सो this is how the desirable traits means different for different plant, different climatic condition according to the requirement of our own benefit. चलो जी, दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।